केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 4,227 केस सामने आ चुके हैं और पिछले 16 दिन में डेंगू के 1,735 केस आए हैं। उदयपुर में सबसे अधिक 500 डेंगू के केस हैं। अजमेर में 119, अलवर में 131 और भरतपुर में 102 केस आए हैं। तो वहीं बीकानेर में 329 और बूंदी में 103 के साथ ही दौसा में 209 केस आए हैं। गंगापुर सिटी की बात करें तो 101 का आंकड़ा यहां तक पहुंचा है अभी तक। जयपुर में 396 डेंगू के केस सामने आए। जयपुर ग्रामीण की बात करें तो 333, कोटा में 173 केस सामने हैं, राजसमंद में 110, टोंक में 135 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। मौसमी बीमारियां लगातार पैर पसार रही हैं और डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 4,000 से भी बढ़कर आंकड़ा डेंगू के मरीजों का पूरे राजस्थान में हो चुका है। तो प्रदेश के कई जिलों में वायरल बुखार के साथ डेंगू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो वहीं सिरोही में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर छुट्टी पर गए हुए हैं। अब ऐसे में सैकड़ों मरीजों को देखने के लिए मात्र एक डॉक्टर अस्पताल में तैनात है। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें लगी रही हैं और जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की पोल भी खुल गई है। ओपीडी में 500 से अधिक वायरल बुखार और डेंगू के संदिग्ध मरीज सामने आ रहे हैं। अब इतने मरीज आने के बाद भी प्रशासन के द्वारा न तो फॉगिंग करवाई जा रही है और न ही DDT पाउडर का छिड़काव कराया जा रहा। और इस वजह से पानी भराव से मच्छरों का लगातार पनपना जारी है और बीमारी पैर पसारती जा रही है, दायरा बढ़ाती जा रही है। अभी ज्यादातर जो मौसमी बीमारियों में आ रहा है, जैसे खांसी, जुकाम और गले में दर्द है, इसके साथ साथ मलेरिया और डेंगू भी आ रहे हैं, जिसमें अपन कण कम हो जाते हैं और काफ़ी है, क्योंकि अभी मच्छर की मात्रा काफ़ी बढ़ चुकी है। तो सबसे बेस्ट उपाय तो यही है कि घर के आजू के बाजू में पानी नहीं बढ़ने दें, घर पे मच्छरदानी से वगैरह प्रयोग करें। दूसरा, अगर आपके घर में कोई किसी को खांसी बुखार वगैरह हो रहा है तो उस इंसान को मास्क लगाने के लिए कहें, क्योंकि अगर एक इंसान को हुआ तो सब में फैलेगा। और यही हो रहा है कि एक इंसान बीमार, खांसी बुखार हो रहा है तो घर वाले सारे, बच्चे, परिवार वाले सभी बीमार हो रहे हैं। अभी रही बात ओपीडी की, तो ओपीडी कम से कम 100-150 की ओपीडी एक ही बस रहती है। ये मैं अपने इंडिविजुअल की बता रहा हूँ, पर काफ़ी ज़्यादा है। जैसे हम 3-4 फिजिशियन बैठते हैं तो कम से कम मान के चले 100 की ओपीडी के हिसाब से पर बंदे की आ ही रही है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रकोप है उस चीज़ का। सिरोही के सरकारी हॉस्पिटल में है। न्यूज 18 ग्राउंड जीरो की पड़ताल पर है। देखा जाए तो मौसमी बीमारियों का प्रकोप जो है लोगों में साफ तौर से देखा जा रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो पिछले लंबे समय से महिलाओं की लाइन लगी हुई है ओपीडी की पर्ची लेने के लिए, लेकिन कार्डों में जो है डॉक्टर नहीं है, जिससे इसका खामियाजा आम जनता पर पड़ता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। कई लोग जो है हेल्प डेस्क पर खड़े हैं अपनी सुविधाओं को लेने के लिए, लेकिन उनको राहत नहीं मिल रही है। हमारे साथ जो जुड़े उनसे बात करेंगे। सर, मौसमी बीमारी का प्रकोप चल रहा है, पैर पसार रहा है, क्या सुविधाएं? सर, एक डॉक्टर के भरोसे पूरा हॉस्पिटल चला रहा है और इतनी भीड़ है और जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ दरवाजे बंद है और अंदर कमरा खुला भी है तो उसमें डॉक्टर नहीं है। इतनी परेशानी हो रही है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। और दूसरे डेंगू वगैरह के मतलब रोग इतना फैल गया है कि लोग धक्के खा के मर रहे हैं, जिसका कोई हल नहीं है। यानी कि जनता दुखी है, सुनने वाला कोई नहीं है। एमएलए ने यहाँ पर जो है विजिट कर दी, एमपी ने विजिट कर दी, वाहवाही लूट ली लोगों की, लेकिन लोगों की समस्या का समाधान नहीं कर पाए। कई भीड़ जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। एक दिन में जो 1000 से ओपीडी जो है सरकारी हॉस्पिटल की निकल कर सामने आती है और सैकड़ों जो है मौसमी बीमारियों से ग्रसित है, लेकिन इनकी रोकथाम करने वाला कोई नहीं है। जनता को छोड़ दिया है जनता के भरोसे। अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले में उच्च अधिकारी और सरकार क्या संज्ञान लेते हैं। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी। चलिए बात कोटा की भी कर लेते हैं, जहां डेंगू पीड़िता एक नर्सिंग छात्रा की मौत के बाद चिकित्सा महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। नर्सिंग कॉलेज के हॉस्टल में सन्नाटा पसरा हुआ है। हॉस्टल प्रशासन ने सभी छात्राओं को छुट्टी दे दी है। वहीं कई और छात्राएं भी डेंगू पीड़ित बताई जा रही हैं। कोटा में डेंगू लगातार पैर पसार रहा है। डेंगू के अब तक 178 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं एक नर्सिंग छात्रा की मौत डेंगू से ही बताया जा रहा है कि हुई है। छात्रा 3 दिन पहले डेंगू पॉजिटिव आई थी। इसके बाद तबीयत बिगड़ने पर उसके परिजनों ने पहले इटावा और फिर कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां पर चंद घंटे भर्ती रहने के बाद ही उसकी मौत हो गई थी। दूसरी तरफ कोटा में भयावह हालात डेंगू को लेकर बने हुए हैं। कोचिंग नगरी में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और एक दिन पहले ही एक नर्सिंग स्टूडेंट की जो एएनएम
एएनएम की ट्रेनिंग कर रही थी, उसकी डेंगू से मौत हो गई। जिस हॉस्टल में हम खड़े हैं वहां अब हॉस्टल प्रशासन की तरफ से पूरा एहतियात बरता जा रहा है और 2-3 जो पीड़ित छात्राएं थी, जो डेंगू संदिग्ध थी, उनको छुट्टी दे दी गई है और फिलहाल हॉस्टल में एक भी छात्राएं नहीं है। साफ सफाई का कार्य भी यहाँ व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो बिल्डिंग है वो काफी पुरानी है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और साफ सफाई के तमाम प्रयास करने के बावजूद भी यहाँ परेशानियां जो है छात्राओं को बढ़ती जाती है और इन तमाम प्रयासों के बावजूद डेंगू का खतरा तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा लार्वा एक्टिविटीज की गई थी कि पहले से पता था कि वो डेंगू है और अब नहीं सर, पहले से किसी प्रकार का कुछ पता नहीं था। लड़की लगातार ड्यूटी पे जा रही थी, ड्यूटी पे गई, हल्का सा उसको जैसे बुखार आया तो उसने प्रथम दृष्टया डॉक्टर को वहां पर दिखा के ट्रीटमेंट ले लिया था। दूसरे दिन जब उसने हमें बताया कि सर मेरे बुखार आ रहा है, तो हमने उसको अच्छे से फिजिशियन को दिखाने की सलाह दी और उसने अच्छे से फिजिशियन को दिखाया, ट्रीटमेंट लिया। एक दिन आराम से ब्रेक ट्रीटमेंट लिया, यहाँ रही, दूसरे दिन छुट्टी लेकर आराम से घर चली गई। घर पे चली गई, डॉक्टर सर मैं रेस्ट करने के लिए घर जाना चाहती हूँ, चले जाओ। आराम से 2 दिन तक घर पे अपने घर वालों के साथ अच्छी मिली थी, रह रही थी, सब कुछ काम नॉर्मल चल रहा था। और जिस हॉस्टल में हम खड़े हैं वहाँ एक दिन पहले ही 21 वर्षीय छात्रा नाजिया की डेंगू से मौत हो गई। हालांकि चिकित्सा विभाग ने फिलहाल मौत की पुष्टि भले ही नहीं की हो, लेकिन क्योंकि वो छात्रा 2 दिन से डेंगू पीड़ित थी और अस्पताल में इलाज भी करवा रही थी। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। कोटा की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर सड़क हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। बिजली विभाग की गाड़ी से एक वकील घायल हो गए थे। घायल वकील गजेंद्र दाघीच का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। सुल्तानपुर के शिवपुरी रोड पर 2 दिन पहले हुआ था यह हादसा। सुल्तानपुर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, तो घायल वकील का अस्पताल में इलाज जारी है। ये हम वो सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं जहां पर बिजली विभाग की गाड़ी से एक वकील किस तरीके से घायल हो गया था और अस्पताल में जिसका इलाज भी जारी था। तो तस्वीरें सामने आई हैं सीसीटीवी की। हादसा किस तरह से हुआ, सड़क दुर्घटना में ये वकील घायल हो गए। ये पैदल यहां से जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहा एक वाहन उनको टक्कर मारते हुए वहां से भाग निकलता है। फिलहाल इलाज अस्पताल में चल रहा है घायल वकील का। तो वहीं उदयपुर के आसपास के इलाकों में लेपर्ड के आतंक से ग्रामीण परेशान है। अचानक लेपर्ड नरभक्षी होते जा रहे हैं और उसके पीछे क्या उनके स्वभाव में बदलाव एक बड़ा कारण है। दरअसल यही बात जानने की कोशिश की न्यूज़ 18 संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। इस दौरान वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश शर्मा से बातचीत में सामने आया कि लेपर्ड का मैन ईटर होना वैसे तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे कई बड़े कारण होते हैं। उदयपुर के समीपवर्ती इलाके में तेंदुआ लगातार ह्यूमन अटैक कर रहा है और इसके क्या बड़ी वजह है कि तेंदुए के जो स्वभाव में परिवर्तन आ रहे हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ में इस समय मौजूद है वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश शर्मा। सतीश जी, किस तरह से परिवर्तन देख रहे हैं आप तेंदुए के स्वभाव में? देखिए, ये ऐसी चीज नहीं है कि जो अभी होने लगी है। तेंदुए का तो स्वभाव वही है जो पहले था, लेकिन हम उनको नोटिस ज्यादा लेने लगे हैं या कुछ घटनाएं का रिपोर्टिंग थोड़ा ज्यादा हो रहा, कुछ घटनाएं हो ये मतलब बढ़ी भी हैं। देखा जाए तो तेंदुआ का जो स्वभाव है, ये आदमियों की जो बस्तियां हैं, शहर के आसपास ये रहता है। ऐसा नहीं कि तेंदुए सारे जंगल में ही रहते हैं, ये जंगल के बाहर एग्रीकल्चर फील्ड में भी रहते हैं, रेमाइंस में भी रहते हैं, आबादियों के आसपास भी आ जाते हैं, क्योंकि आबादी के आसपास भोजन की उपलब्धता रहती है। क्योंकि हमारे भेड़, बकरियां, पशु, गाय ये सब चरने के लिए जंगल में जाते हैं, फिर वहां से लौट के आते हैं, तो उनको पकड़ने में आसानी रहती है। दूसरा, बहुत सारे कुत्ते वगैरह गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, आबादी में रहते हैं। रात को जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो ये कुत्ते इन सड़कों पे बैठते हैं, घरों के आगे बैठते हैं। इसी तरह आवारा पशु भी शहरों में हैं, तो ये आवारा पशु भी रात को शहर की सड़कों पे बैठ जाते हैं। तो इसकी वजह से इनको एक चांस लगता है कि हमें भोजन आबादी के आसपास मिल सकता है। दूसरा, ये करना पड़ेगा कि जो रिपोर्ट आ जाती है इनके मल की कि इनमें ह्यूमन पीसेज या प्रेजेंस आ रही है क्या फूड के रूप में, तो उससे थोड़ा और ये पुख्ता हो जाएगा कि ये जो पकड़े गए जानवर हैं, इन्होंने ही आदमी को मारा था। बिल्कुल, तो ये डॉक्टर सतीश शर्मा है जिन्होंने तेंदुए के स्वभाव के बारे में हमारे साथ विस्तार से जानकारी साझा की है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। अजमेर की अजयनगर स्थित विवेकानंद कॉलोनी में घर में बदमाश चोरी करने पहुंचे और हाथों में सरिया लेकर बाकायदा उन्होंने गेट के ताले तोड़ दिए और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ डाला। लेकिन अंदर का जो लॉक था वो नहीं टूट पाया, जिसकी वजह से चोरी की वारदात को अंजाम नहीं दे सके और
फरार हो गए। मामले को लेकर परिवार ने रामगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। कविता ने बताया कि फादर के यानी उनके पिता के निधन के बाद उनके भाई मम्मी को लेकर, उनकी मदर को लेकर दुबई में शिफ्ट हो गई। इसी बीच अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया। लोगों का कहना है कि नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है और वारदात में शामिल एक युवक पास का ही रहने वाला है। तो वहीं बालोतरा पुलिस ने 20,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल गिरफ्तार आरोपी से पुलिस अब गहनता से पूछताछ करने में भी जुटी हुई है। दरअसल 7 अगस्त 2023 को बालोतरा थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जिसमें एक पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसके साथ आरोपी ने डरा धमकाकर बुलाया, उसके बाद अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के वारदात को अंजाम दिया और जातिगत शब्दों से अपमानित किया। आरोपी विकास खारवाल पिछले 1 साल से फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने 20,000 का इनाम रखा था। टॉप 10 में शामिल आरोपी को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया गया है। 8/2023 को पीड़िता ने बालोतरा थाने में लिखित रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कि 25/6/2023 को आरोपी विकास कुमार खारवाल के द्वारा उसका अपहरण किया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। और झुंझुनू शहर के वार्ड 31 में 2 युवकों ने एक घर में ताला ठीक करने के बहाने महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर जेवरात चोरी कर ले जाने का मामला सामने आया है। घर में घुसते समय दोनों युवकों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं महिला ने कहा कि दोपहर 3 बजे घर के बाहर ताला ठीक करने वालों की आवाज आई। घर में बेड का ताला खराब था, इसलिए युवकों को अंदर बुलाया और उन्होंने चाबी मांगी। चाबी देने के बाद मुझे होश नहीं रहा। युवक अलमारी में रखे 2 सोने का हार, अंगूठी, नथ और बोरला चोरी कर ले गए। जब 25 सितंबर को मिस्त्री से अलमारी का ताला ठीक करवाया, तब अलमारी से जेवरात गायब थे। और वहीं कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवकों की तलाश शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया थाना क्षेत्र के बड़ोदिया में एक व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। 5 दिन पहले मृतक की पत्नी का शव भी फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला था। इधर मृतक के परिजनों का आरोप है कि दिनेश की पत्नी 23 सितंबर को बाड़े में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिस पर उसके पीहर पक्ष से रिश्तेदारों और ग्रामीणों की आपसी सहमति से शव का बिना पुलिस कार्रवाई के अंतिम संस्कार कर दिया गया था। मृतक की बहन का आरोप है कि उसके बाद से ही ग्रामीणों और ससुराल वालों ने विवाहिता की हत्या का आरोप लगाते हुए उसके परिवार का बहिष्कार करने का फरमान जारी कर दिया था, जिसके बाद से ही दिनेश परेशान चल रहा था और इसी के चलते उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने ग्रामीणों और दिनेश के ससुराल पक्ष के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग करते हुए मोर्चरी के बाहर काफी देर तक हंगामा भी किया। पूरी करनी पड़ेगी, हमारी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, हमारी कार्रवाई नहीं करोगे तो बढ़ते आगे, झारखंड के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इस दौरान बाबा वैद्यनाथ मंदिर में संकल्प कराया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर पहुंचे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झारखंड के दौरे पर हैं आज, और इस बीच देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में दर्शन के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। बाबा के दर पर हाजिरी लगाई है, आशीर्वाद लिया है। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में संकल्प कराया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं देवघर झारखंड बाबा वैद्यनाथ मंदिर के, जहां पर पूजा अर्चना की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। तो इस दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर में पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आज दौरे पर हैं झारखंड के। इससे पहले हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गए थे और आज झारखंड में आए हुए हैं। और इस बीच वैद्यनाथ धाम जाकर देवघर में उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद दिया। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी और इसी सिलसिले में आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से अलग अलग बैठक ले रहे हैं और उपचुनाव की तैयारियों के साथ साथ रणनीति पर मंथन कर रहे हैं, जिसमें बूथ अध्यक्ष सम्मेलन और प्रबुद्ध जनों से मुलाकात सहित अन्य जन प्रतिनिधियों और पूर्व विधानसभा प्रत्याशियों से मुलाकात कर रहे हैं। और दरअसल रामगढ़ विधानसभा के विधायक रहे जुबेर खान का पिछले
दिनों निधन हो गया था, जिसके चलते यहां उपचुनाव होना है। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा है कि उपचुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह एक्टिव मोड में है और तैयारियां की जा रही हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शनिवार को मिजोरम दौरे पर पहुंचे और इस दौरान ओम बिरला ने फाल्कुन गांव में पंचायत के जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। और वहीं जनप्रतिनिधियों ने भी ओम बिरला को पहाड़ी संस्कृति की जानकारी दी। साथ ही बिरला ने जनप्रतिनिधियों संसद भवन आने का उनको न्योता दिया और ओम बिरला ने कहा कि गांव के विकास को लेकर जनप्रतिनिधियों को सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। बाड़मेर को स्वच्छ बनाने के लिए हाल ही में लॉन्च हुए नवो बाड़मेर अभियान सफल होता नजर आ रहा है। शहर के अलग अलग जगहों पर भामाशाह और प्रशासनिक कर्मचारियों ने श्रमदान करके डोर टू डोर कचरा हटाया। नवो बाड़मेर अभियान को सफल बनाने के लिए स्थानीय लोग भी इसकी पालना करते हुए नजर आ रहे। शनिवार सुबह भीमराव अंबेडकर कॉलोनी में वार्ड नंबर 40-41 में सफाई अभियान चलाया गया। भामाशाह चंपा लाल ने बताया कि बाड़मेर शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सफाई अभियान चलाया जा रहा है। नवो बाड़मेर को सफल बनाने के लिए अलग अलग स्थानों की साफ सफाई की जा रही है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो भामाशाहों को सौंपी गई है। और इसी उपलक्ष्य में शहर के अंबेडकर कॉलोनी में श्रमदान किया गया। लोगों से अपील की गई कि उन अपने आसपास के स्थान को साफ सुथरा रखें। उनके द्वारा अभी जो नवाचार जो किया गया है, इसके तहत नगर परिषद में मीटिंग हुई थी। वहाँ सभी भामाशाहों की और मीटिंग में उनको इतना मोटिव किया कि स्वच्छता के प्रति अपन कैसे आगे आए। स्वच्छता कर्मी तो है ही, उसके अलावा प्रत्येक घर से क्या क्या भागीदारी रहे, किन संस्थानों से कैसी रहे। तो उस भागीदारी को देखते हुए मैंने भी इस वार्ड को गोद लिया और सामने 39 नंबर वार्ड को। वार्ड संख्या 40 और 41 में सुबह श्रमदान का कार्यक्रम था। उसमें स्थानीय सहभागिता भी रही और स्थानीय विद्यालय थे, उनका भी सहयोग रहा। उसके साथ में अभी है वो प्रत्येक गली में डोर टू डोर है, वहाँ जो भी गंदगी के है या कचरा है उनको एकत्रित करके और सफाई करवाई जा रही है। तो वहीं प्रतापगढ़ नगर परिषद आयुक्त ने शनिवार को अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कुछ अव्यवस्थाएं भी मिली जिन्हें सुधारने के निर्देश दिए। और वहीं संचालकों ने परेशानियों से भी आयुक्त को अवगत कराया। आयुक्त ललित सिंह राठौड़ ने कहा कि आमजन को गुणवत्ता युक्त भोजन मिल सके। इसी कड़ी में सबसे पहले अस्पताल स्थित अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया गया। भोजन की गुणवत्ता सही पाई गई, लेकिन साफ सफाई की कमी नजर आई। इतना ही नहीं, उन्हें यहां काम करने वाले कर्मचारियों को भी मानदेय भुगतान करने में परेशानी उठानी पड़ रही है। आज नगर परिषद क्षेत्र में स्थित जो इंदिरा रसोइयाँ हैं उनका आज मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था। उनमें कई जगह पर अव्यवस्थाएं पाई गई है और कुछ सुधार के लिए भी मैंने उन्हें सुझावात्मक रूप से बोला है। बीकानेर में जवान की मौत के मामले में अपडेट सामने आ रही है। जवान की मौत के बाद उपजा गतिरोध अभी तक खत्म नहीं हुआ है। 2 दिन से जयपुर हाईवे पर टेंट लगाकर स्थानीय लोगों की तरफ से धरना दिया जा रहा है और कई दौर की वार्ता के बाद भी अभी तक बात नहीं बन पाई है। सैनिक राम स्वरूप कस्बा को शहीद का दर्जा देने की मांग की गई है। तो लगातार ये मांग जो है वो उठती जा रही है और सुबह से भी ये विरोध जो है वो लगातार जारी था। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये गतिरोध अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन से जयपुर हाईवे पर टेंट लगाकर ये धरना चल रहा है। कई दौर की वार्ता हुई लेकिन उसमें भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। जवान को शहीद का दर्जा देने की मांग की जा रही है। इसको लेकर प्रशासन से कई दौर की वार्ता भी हुई। जवान रामस्वरूप की मौत के बाद पिछले 3 दिन से जो है वो गतिरोध बना हुआ है। आप देखेंगे कि मेरे ठीक पीछे ये बीकानेर जयपुर हाईवे है, जहाँ पर जो परिजन हैं और जो ग्रामीण हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो यहाँ धरना डाले हुए बैठे हैं। कई दौर की वार्ताएं प्रशासन के साथ हो गई है लेकिन गतिरोध नहीं टूट रहा है। गतिरोध नहीं टूटने से जहाँ सभी लोग परेशान हो रहे हैं, हाईवे बंद होने से भी लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। बार बार वार्ताओं के बाद भी प्रशासन कोई भी हल इस मुद्दे का नहीं निकाल पाया है। आखिर क्या कारण है, क्यों नहीं इसका हल निकल पा रहा है? हम जो धरने पर कुछ लोग बैठे हैं उनसे ही बात करते हैं, उनसे जानते हैं। जी क्या कारण है, आज तीसरा दिन है, अभी तक हल नहीं निकल पा रहा है?
नहीं, हल हम तो हमारा प्रयास कर रहे हैं। हमने तो बार बार कह दिया कि हमारी तो एक ही मांग है, मुख्य मांग है जो प्रशासन से, कि हमारे अमर शहीद रामस्वरूप कसवा को शहीद का दर्जा दिया जाए और पूरे राज्य के सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया जाए। हमारी दूसरी को मांग ही नहीं है। तो जो सैनिक कल्याण अधिकारी है उसको बर्खास्त करना, वो तो कोई राजस्थान सरकार का मामला है। अब इस शहीद के दर्जे को लेकर जिला प्रशासन बार बार केंद्र सरकार के पाले में डाल रहे हैं, जबकि एक तरफ नारा लगा था हमारा डबल इंजन की सरकार है, तो राजस्थान में भी इनका है, केंद्र में भी इनका है। प्रशासन को आगे बढ़ करके हम हर प्रकार का डायलॉग करने को तैयार है, लेकिन प्रशासन को एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ करके हमारा जवान जो शहीद हुआ है उनको शहीद का पूर्ण रूप से शहीद का दर्जा दिया जाए और दर्जा देने के बाद राज्य के सम्मान के साथ हमारा अंतिम संस्कार शहीद का करवाया जाए। इंतजार कब तक? हमारा आंदोलन 3 दिन हो गए, चौथा दिन आज हमारा है आंदोलन है। आज के बाद में आज अगर हमारा प्रशासन सुनता ठीक है, हमारा अगला कदम बीकानेर बंद का होगा, राजस्थान बंद का होगा, या हाईवे जाम के बड़े बड़े जो भी हम कदम आगे अगला कदम हमारा। क्या लग रहा है, क्यों नहीं प्रशासन सुनवाई कर रहा है इस मामले को लेकर? प्रशासन कर रही है, इसमें करेगी, अभी कोई ऐसा नहीं है, लेकिन टाइम लग रहा है। आज या कल में हो जाएगा काम। आज 12-1 बजे हनुमान जी बेनीवाल पधार रहे हैं और उसके बाद जो होगा बीकानेर आर पार की भी स्थिति होगी तो करेंगे। तो देखिए, निश्चित रूप से जो है 3 दिन हो चुके हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन कोई सकारात्मक हल निकाले और इस मुद्दे पर कोई सकारात्मक वार्ता हो, लेकिन वार्ता का दौर अभी तक तो सकारात्मक नहीं दिख रहा है। ऐसे में अब लोगों ने कह दिया है कि आज बेनीवाल जो नागौर के सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, वो भी यहाँ धरना स्थल पर आने वाले हैं। देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन आखिरकार कब इनकी मांगों को पूरा करता है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और चलिए फिलहाल खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला यहीं